दक्षिण भारत के इतिहास में आपका स्वागत है। ये हमारा 10वां लेक्चर है और हमने इससे पहले पढ़ा था कि दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना कैसे हुई और हमने देखा था किस प्रकार से दंतिदुर्ग और फिर उसके चाचा कृष्ण ने राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की थी। आज हम वहीं से अपना लेक्चर शुरू करेंगे। तो हमने देखा था किस प्रकार से दंतिदुर्ग ने लगभग 756 ईस्वी तक शासन किया था। दंतिदुर्ग वैष्णव धर्म का अनुयायी था और उसने एलोरा में रावण की खाई और दशावतार एलोरा में रावण की खाई और दशावतार नामक पाषाण गुफाओं का निर्माण करवाया था। इसके अलावा उसने महाराजाधिराज परमेश्वर जैसी उपाधियां भी धारण की थी और 756 ईस्वी के आसपास दंतिदुर्ग मर जाता है। ठीक है, दंतिदुर्ग का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए गद्दी पर उसके चाचा कृष्ण बैठे और इसके बाद जो अगला शासक हुआ वो हुआ कृष्ण प्रथम, जो दंतिदुर्ग का चाचा था। इसने 756 ईस्वी से लेकर के 773 ईस्वी तक शासन किया। कृष्ण प्रथम वास्तव में एक साम्राज्यवादी शासक था और इसने दंतिदुर्ग द्वारा शुरुआत की गई साम्राज्यवादी नीतियों को और तेज़ी से बढ़ाया। इसने कीर्तिवर्मा का अंत किया और इस तरह से अपने राज्य को महाराष्ट्र के साथ साथ कर्नाटक तक भी फैलाया। इसके अलावा इसने वेंगी के चालुक्यों को जीता। ठीक है, गंगवाड़ी पर भी इसने विजय प्राप्त की और लाट प्रदेश पर अपने जो अधिकार को और मजबूत किया। कृष्ण प्रथम ने सबसे पहले अपने भतीजे कर्क को पराजित किया। कर्क लाट प्रदेश का शासक था। संभवतः जब कृष्ण शासक बना तो कर्क ने उसकी अधीनता मानने से इनकार कर दिया, इसलिए कृष्ण ने क्या किया कि कर्क पर आक्रमण किया और कर्क को पराजित करके लाट प्रदेश पर अपनी स्थिति को मजबूत किया। इसके बाद उसने कीर्तिवर्मा पर आक्रमण किया और राधनपुर तथा वनी दिंदोरी लेख से पता चलता है कि उसने चालुक्य सेना का मंथन करके चालुक्य राज्य लक्ष्मी को प्राप्त किया। बाद के अभिलेखों में भी ऐसा उदाहरण मिलता है, खासकर चालुक्य अभिलेखों में, कि कीर्तिवर्मा द्वितीय के समय चालुक्य राज्य का जो सूर्यास्त हो गया, चालुक्य राज्य का अंत हो गया। इस प्रकार से इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि उसने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चालुक्यों का अंत किया और अपने साम्राज्य का विस्तार कर्नाटक तक कर लिया। अभिलेखों में इसके द्वारा राहप नामक किसी राजा को पराजित करने का भी विवरण प्राप्त होता है और बताया जाता है कि इसको पराजित करके उसने राजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। हालांकि इस राजा की पहचान संदिग्ध है। ये जो हमें वर्णन प्राप्त होता है वो बेग्राम और सूरत के दान पत्रों से प्राप्त होता है। ये वर्णन हमें बेग्राम और सूरत के दान पत्रों से प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद उसने गंगवाड़ी पर आक्रमण किया। गंगवाड़ी पर हम जानते हैं कि गंगवाड़ी का राज्य है वो प्राचीन मैसूर में पड़ता है और उस समय इसकी राजधानी थी
मान्यपुर इसकी राजधानी थी। और इसका जो शासक था वो था श्रीमार द्वितीय। हमने देखा कि गंगवाड़ी का शासन काफ़ी पहले से प्रसिद्ध था और इसके जो शासक थे वो पल्लवों की अधीनता पहले स्वीकार करते थे। बाद में इन्होंने चालुक्यों की अधीनता स्वीकार की जब पुलकेशन द्वितीय ने गंग राजा दुर्विनीत से को पराजित किया था और दुर्विनीत ने क्या किया था, अपनी पुत्री का विवाह पुलकेशन द्वितीय से कर दिया था। तो अब इस समय जो राजा है गंगवाड़ी का वो है श्रीमार द्वितीय, इसकी राजधानी है मान्यपुर। तो कृष्ण प्रथम ने क्या किया कि श्रीमार द्वितीय को पराजित किया और संभवतः उसके पुत्र को भी पराजित किया और मान्यपुर पर अधिकार कर लिया। बाद में इसने क्या किया कि श्रीमार द्वितीय को अपना शासक, अपना सामंत जो है वो मान्यपुर पर मान लिया और गंगवाड़ी पर श्रीमार द्वितीय को अपनी ओर से शासन करने का अनुमति उसने दे दिया और इस प्रकार से उसने गंगवाड़ी की विजय की। ठीक है, इसके बाद उसने विजय की वेंगी की और वेंगी पर उसने अपने पुत्र गोविंद द्वितीय को आक्रमण करने के लिए भेजा। उस समय वेंगी का शासक जो था वो था विष्णुवर्धन चतुर्थ। और विष्णुवर्धन ने बिना लड़े ही कृष्ण प्रथम की अधीनता स्वीकार कर दी। उसने अपनी पुत्री का विवाह गोविंद द्वितीय के भाई ध्रुव से कर दिया। उसकी पुत्री का नाम था शील भट्टारिका। तो वेंगी के जो शासक थे विष्णुवर्धन ने वो बिना लड़े ही अपनी पुत्री का विवाह कर दिया ध्रुव से। ध्रुव भी क्या है, कृष्ण प्रथम का पुत्र है, छोटा पुत्र है, गोविंद से छोटा है और उसका विवाह हो गया वेंगी के चालुक्य शासक विष्णुवर्धन चतुर्थ की पुत्री शील भट्टारिका से। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम मैप के माध्यम से समझें इस पूरे घटनाक्रम को तो हम देखते हैं कि कृष्ण प्रथम ने क्या किया, राष्ट्रकूट सत्ता का बहुत ही दूर तक विस्तार किया और उसने 756 से लेकर 773 ईस्वी तक शासन किया। इस प्रकार उसने क्या किया, बादामी के जो चालुक्य थे कीर्तिवर्मा का राज्य को पराजित किया। कीर्तिवर्मा जो उस समय कर्नाटक के आसपास शासन कर रहा था उसको पराजित किया। ठीक है, दक्षिण में जो गंगवाड़ी का राज्य है उसको पराजित किया। ठीक है, इसका जो शासक था श्रीमार द्वितीय। ठीक है, इसके बाद वेंगी को पराजित किया और वेंगी का जो शासक है वो है विष्णुवर्धन चतुर्थ। और वेंगी पे पराजित करने के लिए उसने अपने पुत्र जो है गोविंद द्वितीय को भेजा और विष्णुवर्धन ने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया और इस प्रकार से उसने राष्ट्रकूटों की अधीनता स्वीकार कर ली। उसने अपनी पुत्री का विवाह कृष्ण प्रथम के छोटे पुत्र ध्रुव से करवा दिया। ठीक है, इसके बाद उसने लाट प्रदेश जो है वो दक्षिणी गुजरात के आसपास के क्षेत्र को कहते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण प्रथम दक्षिण भारत का लगभग एक छत्र सम्राट बन गया, दक्षिण भारत का एक छत्र शासक बन गया और उसने बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की, जैसे महाराजाधिराज, राजाधिराज परमेश्वर। हमने बताया था कि उसने राहप नामक किसी शासक को पराजित करके ये उपाधि धारण की थी। ठीक है, सबसे बड़ी जो इसकी उपलब्धि है उसने एलोरा में कृष्ण मंदिर का निर्माण करवाया, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। सबसे इम्पॉर्टेंट यही पूछा जाता है ज़्यादातर एग्ज़ाम में कि एलोरा के कैलाश गुफा का निर्माण या कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो करवाया कृष्ण प्रथम ने। पूरे के पूरे पाषाण को काट करके पाषाण में ही इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। एक अस्मक पाषाण से निर्मित यह मंदिर है जिसमें गुफाएं हैं और बहुत ही नक्काशी की गई है इसमें। तो इस तरह से यह एक शैव मंदिर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ दंतिदुर्ग वैष्णव धर्म का अनुयायी था तो ये क्या है, शैव धर्म का अनुयायी है। कृष्ण प्रथम की एक जो और महत्वपूर्ण उपलब्धि कि उसने दक्षिणी कोंकण की विजय की और दक्षिणी कोंकण में अपने सामंत सलफुण फुल की नियुक्ति की।
सल्फुर ने दक्षिणी कोंकण में शिलाहार राजवंश का स्थापना किया था। सल्फुर ने किस राजवंश की स्थापना की दक्षिणी वंश की कोंकण में? शिलाहार राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, प्रारंभ में ये लोग क्या थे? स्वतंत्र नहीं थे और किसके? राष्ट्रकूटों के सामंत थे। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कृष्ण प्रथम के शासनकाल में हुई थी। कृष्ण प्रथम ने दक्षिणी कोंकण की विजय की और उसने सल्फुर को क्या किया कि अपना सामंत दक्षिणी कोंकण में बनाया। हम दक्षिणी कोंकण की स्थिति को अगर हम देखते हैं तो ये हमारा गुजरात का एरिया है और इसे कहते हैं कोंकण का तट। कोंकण तट ये हमारा है कन्नड़ तट, कन्नड़ तट, और ये है मालाबार तट, मालाबार तट। तो इस प्रकार से यहाँ कहीं आसपास दक्षिणी कोंकण होगा, दक्षिणी कोंकण होगा और यहाँ पर होगा शिलाहार राजवंश का शासन, शिलाहार राजवंश का शासन। हमने देखा था कि चालुक्यों के समय में कोंकण पर किसका था? मौर्यों का शासन था, मौर्यों का। इसको मगध के मौर्यों से मैच मत करिएगा, मौर्यों का शासन था। और इसमें क्या किया था कि पुलकेशन द्वितीय, मंगलेश और उससे पहले क्या था? कीर्तिवर्मा प्रथम ने इस पर आक्रमण करके इसकी राजधानी पुरी और किसका? रेवती द्वीप जो गोवा आजकल का है उस पर क्या किया था? अधिकार कर लिया था। ठीक है, इस प्रकार से चालुक्यों के बाद इसके जो शासन आया वो आया किसका? चालुक्यों के बाद इस पे जो शासन आया वो आया राष्ट्रकूटों का। और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने क्या किया? इस पर दक्षिणी कोंकण पर आक्रमण किया और उस पर क्या किया? अपने सामंत सल्फुर्ण को नियुक्त किया। सल्फुर्ण ने यहाँ पर शिलाहार राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, कृष्ण प्रथम ने 773 ईस्वी तक शासन किया। कृष्ण प्रथम ने क्या किया कि 756 ईस्वी से 773 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद इसका पुत्र गोविंद द्वितीय शासक बना। लेकिन गोविंद द्वितीय का जो भाई था जिसका नाम था ध्रुव को इसने नासिक का राज्यपाल बनाया। बाद में संभवतः ध्रुव और गोविंद द्वितीय के संबंध बिगड़ गए तो ध्रुव ने क्या किया? विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में गोविंद द्वितीय की कई लोगों ने सहायता की, जैसे वेंगी ने सहायता किया, वेंगी के चालुक्यों ने, मालवा के प्रतिहारों ने, गंगवाड़ी के गंगों ने, ठीक है, और साथ ही साथ किया पल्लवों ने। पल्लव शासक जो उस समय था नंदीवर्मा द्वितीय, ठीक है। और वेंगी के चालुक्य शासक था विष्णुवर्धन चतुर्थ, ठीक है। प्रतिहार उस समय था वत्सराज जो कि मालवा के आसपास है। और गंगवाड़ी में हमने बताया था कि श्रीमार द्वितीय का शासन था। इस प्रकार गोविंद द्वितीय की कई लोगों ने मदद की, लेकिन ध्रुव ने क्या किया? इन सभी लोगों को पराजित किया और पराजित करके उसने गोविंद तृतीय से सत्ता को हस्तगत कर लिया। इस प्रकार राष्ट्रकूट राजवंश में 780 ईस्वी के आसपास ध्रुव धारावर्ष गद्दी पर बैठा। धारावर्ष उसकी उपाधि है, जैसे इसका एक शासक अमोघ वर्ष है, ऐसे धारावर्ष इसकी उपाधि है। तो इस प्रकार से ध्रुव धारावर्ष गद्दी पर बैठा और ध्रुव ने क्या किया? 780 ईस्वी से लेकर के 793 ईस्वी तक शासन किया। हम देखते हैं कि ध्रुव के अभियान, तो ध्रुव का अभियान जो था वो सबसे पहले हुआ वेंगी के चालुक्यों के अधीन, उसने क्या किया? वेंगी के चालुक्य विष्णुवर्धन चतुर्थ को पराजित किया और विष्णुवर्धन ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार वह क्या हुआ? ध्रुव का सामंत बन गया और वेंगी का राज्य ध्रुव के अधीन आ गया। हम देख रहे थे कि कृष्ण प्रथम के समय भी यह राज्य
राष्ट्रकूटों के अधीन था, क्योंकि कृष्ण प्रथम ने क्या किया था, अपने पुत्र गोविंद द्वितीय को वेंगी भेजा था और वेंगी में इसने विष्णुवर्धन प्रथम को बिना लड़े ही अधीनता स्वीकार करवा ली थी और विष्णुवर्धन प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह इसी ध्रुव से करवा दिया था। ठीक है, अब इसके बाद इसका दूसरा जो शिकार हुआ वो हुआ पल्लवों का राज्य, पल्लवों का राज्य। ठीक है, राधनपुर अभिलेख से पता चलता है कि इसने पल्लव शासक क्या था, नंदीवर्मा को पराजित किया। ठीक है, और पराजित करके उसने पल्लवों के संभवतः कुछ प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। इसकी जो तीसरी महत्वपूर्ण विजय थी वो थी गंगवाड़ी के गंगों पे, गंगों पर इसने क्या किया कि गंगवाड़ी की राजधानी मान्यपुर पर आक्रमण किया और उसे क्या किया, पराजित किया। श्रीमार द्वितीय पराजित हुआ, उसे बंदी बना लिया गया और इसने अपने पुत्र स्तंभ को गंगवाड़ी का राज्यपाल बना दिया। स्तंभ संभवतः इसका बड़ा लड़का था कर्क के बाद। ठीक है, इस प्रकार इसने गंगवाड़ी की विजय की और मैसूर और उसके आसपास प्रदेश को जीतने के बाद इसकी जो सीमाएं थी वो कावेरी नदी के आसपास कावेरी नदी को छूने लगी। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ध्रुव का जो राज्य था वो दक्षिण भारत में विस्तृत हो गया और ये मान के चलिए ये कावेरी नदी है, ये है गंगों का राज्य और ये वेंगी है। ठीक है, यहाँ है पल्लवों का राज्य। तो इस प्रकार से इसने एक बड़ी विजय की और लगभग दक्षिण भारत के सभी मुख्य राजवंशों को इसने क्या किया, पराजित किया। दक्षिण भारत के विजय के उपरांत इसने क्या किया कि उत्तर भारत की विजय के लिए प्रयत्न किया, क्योंकि उसके भाई गोविंद द्वितीय की मदद की थी प्रतिहार राजा वत्सराज, जो शासक था कहाँ का, जो शासक था मालवा यानी कि उज्जैन और राजपूताना का। हम देखते हैं कि प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों का संबंध जो संघर्ष है वो बेहद पुराना है। क्यों? क्योंकि दंत दुर्ग ने भी उज्जैन या मालवा पर आक्रमण किया था और उसके शासक को क्या किया था, द्वारपाल बनने पर मजबूर किया था पराजित करके, जब उसने हिरण्य गर्भदान यज्ञ का आयोजन किया था। तो इस प्रकार से प्रतिहार राजा को पराजित करने के लिए इसने क्या किया, नर्मदा नदी को पार किया और इस प्रकार से एक त्रिकोणीय संघर्ष का हिस्सा बना राष्ट्रकूट राजवंश। ये त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच में था, प्रतिहारों, पालों और राष्ट्रकूटों के बीच में। किसको लेकर के, कन्नौज को लेकर के। उस समय बंगाल में जो शासन था वो पालों का था और पाल राज्य की स्थापना की थी गोपाल ने। गोपाल के बाद इसका जो सबसे शक्तिशाली शासक हुआ वो हुआ धर्मपाल। इधर जो था गुर्जर प्रतिहारों का जो राज्य था, जो मालवा और उज्जैन के आसपास स्थापित हुआ, जिसका संस्थापक था वत्सराज, जो इस राजवंश का एक शक्तिशाली शासक था। हालांकि इससे पहले इस राजवंश की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, कन्नौज में सत्ता प्राप्त करने के लिए कन्नौज में अपनी शक्ति की स्थापना के लिए प्रयत्न किया। उस समय कन्नौज में दो भाइयों के बीच झगड़ा चल रहा था, जिसका नाम था चक्रा युद्ध और इंद्रायुद्ध। संभवतः ये दो भाई थे या आपस में संबंधी थे। इसमें इंद्रायुद्ध शासन कर रहा था। वत्सराज ने क्या किया, इंद्रायुद्ध पर आक्रमण किया, यानी कन्नौज पर आक्रमण किया, इंद्रायुद्ध को पराजित किया और इंद्रायुद्ध को अपना सामंत बना लिया। यानी कि गुर्जर प्रतिहार राजा ने क्या किया कि इंद्रायुद्ध, जो कि धर्मपाल के अधीनता में शासन कर रहा था कन्नौज पर, उस पर आक्रमण किया और इंद्रायुद्ध को अपना सामंत बना लिया। इस बात से धर्मपाल बेहद नाराज हुआ। उसने क्या किया, पालों की ओर से क्या किया, वत्सराज पर आक्रमण करने का
प्रयत्न किया और इस प्रकार से वह बंगाल से होता हुआ गंगा घाटी के आसपास के इलाके में प्रवेश कर रहा था। इसी समय राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने क्या किया, उत्तर भारत की राजनीति पर हस्ताक्षेप किया, उत्तर भारत की राजनीति पर हस्ताक्षेप किया तथा इसने अपने दो पुत्रों गोविंद और इंद्र, गोविंद तृतीय और इंद्र को, गोविंद तृतीय और इंद्र को उत्तर भारत में आक्रमण करने के लिए भेजा, उत्तर भारत में आक्रमण करने के लिए भेजा और इस प्रकार से राष्ट्रकूटों ने विंध्य पर्वत और नर्मदा नदी को पार करके गंगा की घाटी में, जो गंगा और यमुना का दोआब था, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम दोआब कहते हैं, वहाँ पर प्रवेश किया और सबसे पहले इनके जो सेनापति थे जिनमें नाम था गोविंद तृतीय और इंद्र, इन्होंने क्या किया कि वत्सराज को पराजित किया, वत्सराज को पराजित किया। वत्सराज कौन सा शासक है? यह है प्रतिहार राजा। क्यों? ऐसा लेखों में बताया गया है, राधनपुर अभिलेख में बताया गया है कि इस प्रतिहार राजा ने, वत्सराज ने क्या किया था कि पाल राजा धर्मपाल को पराजित किया था तथा उसके 2 श्वेत छत्रों को छीन लिया था। इसके बाद क्या किया, राष्ट्रकूटों ने क्या किया, इस प्रतिहार राजा को पराजित किया, वत्सराज को, और पालों द्वारा छीने गए श्वेत छत्रों को उसने क्या किया, छीन लिया और इस प्रकार से द्वाब के प्रदेश पर भी राष्ट्रकूटों का आक्रमण सफल हुआ। ठीक है, जो प्रतिहार राजा है वो भाग के चला गया कहाँ पर? राजस्थान या राजपूताना के रेगिस्तानों में। इस प्रकार से प्रारंभिक तौर पर क्या हुआ कि उत्तर भारत पर राज करने का प्रतिहारों का सपना कुछ समय के लिए क्षीण हो गया। ठीक है, आगे बढ़कर इसी सेना ने गोविंद तृतीय और इंद्र ने क्या किया, किसे पराजित किया? धर्मपाल को और इंद्रायुध को पराजित किया। ठीक है, इस प्रकार से कहा गया कि दोआब के क्षेत्रों में उसने भागते हुए गौड़ राज्य की लक्ष्मी को हस्तगत कर लिया। कुल मिलाकर ऐसा आप समझिए कि राधनपुर अभिलेख से हमें पता चलता है कि उसने गंगा घाटी और उसी के आसपास के क्षेत्र में धर्मपाल को पराजित किया और धर्मपाल भाग गया। इसके बाद क्या हुआ, इंद्रायुध ने क्या किया, राष्ट्रकूटों की अधीनता स्वीकार कर ली और इस प्रकार उसने उत्तर भारत के 2 बड़े राजवंश को, जिसमें गुर्जर, प्रतिहार और पालों को पराजित किया। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि ध्रुव धारावर्ष एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया और इस हस्तक्षेप के माध्यम से उसने क्या किया, 2 बड़े राजवंश को पराजित किया। साथ ही उसने दक्षिण भारत के लगभग सभी महत्वपूर्ण राजवंश को पराजित किया। ध्रुव धारावर्ष के बाद उसका पुत्र गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट राज्य की गद्दी पर बैठा और गोविंद तृतीय ने 793 ईस्वी से 814 ईस्वी तक शासन किया। इसने अपने पिता के साम्राज्यवादी नीतियों को बनाए रखा और इसने भी अपने पिता की तरह ही उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया। तो यह भी एक साम्राज्यवादी शासक था। संभवतः ये अपने पिता का सबसे बड़ा पुत्र नहीं था। इसके अलावा इसके कई भाई थे, जिसमें एक भाई का नाम है इंद्र, एक का नाम है स्तंभ, जिसे इसके पिता ने गंगवाड़ी पर राज्यपाल नियुक्त किया था। गंग राजा शिवमार द्वितीय को पराजित करके। ठीक है, शिवमार द्वितीय को राष्ट्रकूट राज्य में बंदी बनाकर रखा गया था और स्तंभ को गंगवाड़ी का राज्यपाल बना दिया गया। इसके अलावा इसका एक भाई और था कर्क संभवतः अपने पिता के जीवन काल में ही मर गया। ठीक है, सूरत ताम्रपत्र से ऐसा पता चलता है कि इसके पिता ध्रुव ने ही क्या किया था, इसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इस प्रकार से गोविंद तृतीय 793 ईस्वी से 814 ईस्वी तक शासन करता है। लेकिन
इसका जो विरोध करता है वो इसका भाई स्तंभ करता है। स्तंभ जो उस समय गंगवाड़ी पर शासन कर रहा था, और इसने क्या किया कि पल्लव राजा नंदी वर्मा से मिलकर के चोल, चेर, गंग आदि सामंतों के साथ मिलकर के 12 राजाओं का एक संघ बनाया। 12 राजाओं का एक संघ बनाया ताकि गोविंद तृतीय को गद्दी से हटाया जा सके। ठीक है, गोविंद तृतीय ने क्या किया कि गंगवाड़ी में स्तंभ की स्थिति को कमज़ोर करने के लिए शिवमार द्वितीय को जो कि गंगवाड़ी का राजकुमार था, गंग का राजा था, उसको क्या किया कि रिहा कर दिया ताकि वो जा कर के गंगवाड़ी में स्तंभ का विरोध कर सके। लेकिन ये जा कर के भी इसी संघ से स्तंभ से मिल गया। ठीक है, इस प्रकार अब क्या हुआ कि गोविंद तृतीय के लिए मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई, लेकिन गोविंद तृतीय ने इस संघ को पराजित किया। संघ को पराजित करने के बाद उसने क्या किया, अपने भाई स्तंभ को माफ़ कर दिया और पुनः इसे गंगवाड़ी का सामंत या राज्यपाल बना दिया। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया, इन 12 राजाओं को पराजित किया। इसमें क्या हुआ कि जो गंग राजा मारा गया। राधनपुर अभिलेख से पता चलता है कि इसने क्या किया, पल्लव राजा नंदी वर्मा को भी पराजित किया। ठीक है, ठीक है, साथ ही इसने पांड्य, गंग, चोल आदि राज्यों को पराजित किया। ठीक है, श्रीलंका के राजा ने इसकी उपलब्धियों से भयभीत होकर इसकी अधीनता स्वयं स्वीकार कर ली। श्रीलंका के राजा ने इसकी अधीनता स्वयं स्वीकार कर ली। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, गोविंद तृतीय ने उत्तर भारत की राजनीति पर हस्तक्षेप किया। हम देखते हैं कि उत्तर भारत में उस समय कन्नौज की सत्ता को लेकर के संघर्ष चल रहा था, और उत्तर भारत की राजनीति में कन्नौज की सत्ता के लिए त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा था। कन्नौज की सत्ता के लिए त्रिकोण संघर्ष चल रहा था। किसके मध्य? पालों, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के मध्य। ठीक है, तो जब राष्ट्रकूट ध्रुव ने वत्सराज को पराजित कर दिया तो क्या हुआ कि पाल राजा धर्मपाल ने इस अवसर का फ़ायदा उठाया। उसने कन्नौज पर आक्रमण किया, इंदिरा युद्ध को हटाया और उसकी जगह पर चक्रा युद्ध को अपने अधीनता में राजा बना दिया। धर्मपाल ने अपनी अधीनता में चक्रा युद्ध को राजा बना दिया। ठीक है, लेकिन इसी समय गुर्जर प्रतिहारों में एक शक्तिशाली राजा का जन्म हुआ, एक शक्तिशाली राजा का उदय हुआ जिसका नाम है नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया कि धर्मपाल को पराजित किया और फिर से क्या किया, कन्नौज पर अधिकार किया और इंदिरा युद्ध को पुनः अपनी अधीनता में कन्नौज का शासक नियुक्त कर दिया। अब संभवतः धर्मपाल ने क्या किया कि राष्ट्रकूटों से सहायता मांगी और राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय को आमंत्रित किया कि आप आइए और कन्नौज पर आक्रमण कीजिए। ठीक है, इसलिए कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए गोविंद तृतीय ने पुनः
और विंध्य की श्रेणियों को पार किया। ठीक है, संभवतः इसने झांसी वगैरह के मार्गों का इस्तेमाल करते हुए ये कहाँ पहुँचा, कन्नौज के आसपास पहुँचा। और बुंदेलखंड के आसपास ही संभवतः इसने क्या किया कि प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी हमें मिलती है राधनपुर अभिलेख से, राधनपुर और संजन अभिलेख से। ठीक है, इस प्रकार से गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय भी पराजित हुआ। किसके द्वारा? गोविंद तृतीय के द्वारा। और उसके बाद क्या किया इसने, आगे बढ़ कर के कन्नौज पर अधिकार कर लिया। और कन्नौज पर उस समय शासन करने वाले जो है चक्रायुध और धर्मपाल ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन पुनः राष्ट्रकूटों का उद्देश्य ये नहीं था कि उत्तर भारत पर शासन करें। यह क्या हुआ कि उनकी अधीनता स्वीकार करवा करके और उनसे जुर्माना और बहुत सारी धन संपदा लेकर के वापस लौट आया। अभिलेखों में कहा गया है कि गोविंद तृतीय के समय राष्ट्रकूट अजेय हो गए थे। गोविंद तृतीय के समय राष्ट्रकूट अजेय हो गए थे। इसका संभवतः एक ही पुत्र था, अमोघ वर्ष, जो इसके मृत्यु के समय छोटा था। ठीक है, इसके लिए इसने अपने लाट प्रदेश के सामंत कर्क को अमोघ वर्ष का संरक्षक नियुक्त किया। और संभवतः जब ये मरा तो अमोघ वर्ष क्या था, बहुत ही अल्पायु में था। इसलिए अमोघ वर्ष लाट प्रदेश के सामंत कर्क के संरक्षण में शासन करने के लिए तत्पर हुआ था। ठीक है, गोविंद तृतीय ने भी अपने सभी पूर्वजों की भांति वेंगी पर आक्रमण किया, क्योंकि वेंगी के जो शासक था जिसका नाम था विष्णुवर्धन चतुर्थ। ठीक है, तो विष्णुवर्धन चतुर्थ की मृत्यु हो गई। और विष्णुवर्धन चतुर्थ की मृत्यु के बाद जो है वो जो चालुक्य और राष्ट्रकूटों के जो मधुर संबंध थे वो छीण पड़ गए। उसके बाद उसका जो शासक हुआ वो था विजयादित्य, जो लगभग 799 के आसपास वेंगी के चालुक्य गद्दी पर बैठा। ठीक है, विजयादित्य का जो विरोध किया वो उसके भाई भीम ने विरोध किया। और भीम ने सहायता मांगी किससे? गोविंद तृतीय से। तो गोविंद तृतीय ने भीम की सहायता की, इसने विजयादित्य को गद्दी से हटा दिया। और इस प्रकार से वो क्या हुआ, राष्ट्रकूटों के सामंत के रूप में वेंगी पर शासन करने लगा। इस प्रकार से एक बड़े ही विस्तृत साम्राज्य की स्थापना इसने की। ठीक है।